नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में ऊर्जा। और इसमें हम दोनों रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो आपकी नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा है, जिसको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा हम कहते हैं, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के हिसाब से जो पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो आपके पॉइंट्स हैं उसको हम क्या कर लें भाई, आपका याद कर लें। ठीक, चलिए। तो हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, हमको पढ़नी है एनर्जी, और एनर्जी में एक होती है आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा, या जिसको हम कहते हैं क्या भाई, आपका अनवीकरणीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी ऊर्जा जो बहुत जल्दी आपकी समाप्त हो सकती है, या भाई जिसको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें तो भाई हम जो कोयले से एनर्जी प्राप्त करते हैं वो हो जाएगा, इसके अंतर्गत जो पेट्रोल वगैरह से एनर्जी होती है वो हो गया। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो आपका जो परमाणु वगैरह है ये एनर्जी इसमें आ जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो आपकी रिन्यू हो सके। जैसे अगर हम बात करें जो आपका बहुत जल्दी समाप्त ना हो, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो सकती है, इसके अंतर्गत भाई पवन ऊर्जा हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका ओटेक एनर्जी, जिसको हम कहते हैं आपका ओशन थर्मल एनर्जी आपका कन्वर्जन कहते हैं, ये एनर्जी हो सकती है। साथ ही साथ में आपका जो जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा हो सकती है। ठीक, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में हमको दोनों प्रकार की ऊर्जा देखनी है। एक तो भाई आपका अनवीकरणीय, जिसके अंतर्गत हम मेजरली बात करेंगे किसकी भाई, दो प्रकार के विद्युत ग्रहों की। एक होगा भाई जल विद्युत ग्रह जिसको हम कहते हैं, या जल विद्युत संयंत्र जिसको हम कहते हैं, जिसका भाई हम इंग्लिश में जिसको कहा जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, तो ध्यान रखना, जिसको हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। ठीक, और दूसरा ध्यान रखना, दूसरा क्या होता है भाई, आपका ताप विद्युत केंद्र होता है या ताप विद्युत संयंत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, आपका थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और भाई ये दो प्रकार के पावर प्लांट्स हमको पढ़ने हैं। ठीक, चलिए, दोनों में अंतर क्या होता है तो ध्यान रखना कि भाई जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि भाई आपका जल गिराकर जो है वो क्या किया जाता है, टरबाइन को जो है वो आपका घुमाया जाता है, और इससे क्या बनती है भाई, आपकी ऊर्जा बनती है, या इससे क्या बनती है भाई, आपका विद्युत बनती है। तो ध्यान रखना, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जल के माध्यम से टरबाइन वगैरह को घुमाकर क्या किया जाता है, आपकी ऊर्जा बनाई जाती है। और ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है, इसमें भी जल का प्रयोग होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा कि भाई मान लीजिए आपका एक जो है स्रोत है जल का। ठीक, एक जल हमने एक जगह इकट्ठा किया, इसको क्या किया जाता है भाई, आपका कोयले के माध्यम से जल को क्या किया जाता है, आपका जो है वो गर्म किया जाता है। और इससे जो निकलने वाली आपकी भाप है, जो आपकी वेपर है, उसको क्या किया जाएगा भाई, आपका एक कंटेनर में जो है वो क्या किया जाएगा भाई, आपका इकट्ठा किया जाएगा। और इस फिर कंटेनर की मदद से क्या होगा भाई, आपका एक टरबाइन को घुमाया जाएगा, और फिर यहाँ पर एक मैग्नेट लगी होगी, जिससे क्या होगी भाई, आपकी सीधे ऊर्जा वगैरह बनेगी। मतलब समझिएगा, दोनों में क्या है भाई, आपका जल का ही प्रयोग होगा। एक में जल से सीधे क्या कर रहे हैं भाई, हम आपका टरबाइन घुमा रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, जल को गर्म कर कर क्या कर रहे हैं भाई, आपका एक कंटेनर में उसकी वाष्प इकट्ठी करे। जैसे कुकर होता है ना, कुकर में हमने देखा कि भाई पानी को गर्म किया, और उसके बाद क्या हुआ भाई, कुकर के अंदर प्रेशर बना और सीटी क्या हुई, आपकी ऊपर उठी। वैसे ही भाप की शक्ति से जो है आपका ताप विद्युत ग्रह में जो है वो संयंत्र को, आपका जो टरबाइन है उसको घुमाया जाता है। ठीक, सीधे टू द पॉइंट आपका जो है एग्जाम के हिसाब से आते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि हमको दो प्रकार के जो हैं वो आपके विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में देखने हैं पहले, फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा में आएंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत जो स्रोत आपके हैं उसमें हमको दो प्रकार के विद्युत संयंत्र आपके देखने हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो बिजली बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, तो ध्यान रखना 1905 में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी, तो भाई
ग्वालियर में बनाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, पहली बार बिजली 1905 में ग्वालियर में बनाई गई थी और लगभग ये 240 किलोवाट जो है वो आपकी बिजली बनाई गई थी। ठीक, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई अगला क्या है, ध्यान रखना, ये सीधे आपके पॉइंट थे जहाँ से सीधे आपके सवाल बन सकते हैं। इसका हर एक पॉइंट क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए या विद्युत प्रदाय के लिए ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत प्रदाय अधिनियम या मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आपका आया। और कब आया तो ध्यान रखना भाई 10 सितंबर 1948 में आया। ठीक, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय अधिनियम कब आया आपका, 10 सितंबर 1948 को आया। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जो आपका मध्य प्रदेश में ऊर्जा का जो प्रमुख आपका जो बोर्ड है वो क्या है भाई आपका मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। और ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल देश का पहला राज्य विद्युत मंडल था। मतलब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल किसी भी राज्य के द्वारा बनाया गया पहला विद्युत मंडल था। और ये कब बनाया गया था तो 1 दिसंबर 1950 को बनाया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसका जो मुख्यालय है उसको किस नाम से जानते हैं भाई आपका, शक्ति भवन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना शक्ति भवन क्या है भाई आपका, राज्य विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है उसको शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे जो है इसको और डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई, मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। और ये कब की गई थी भाई आपका 25 अगस्त 1982 और कहाँ पर भाई आपका भोपाल में। ठीक, ध्यान रखना ये मुख्यालय शक्ति भवन कहाँ पर है तो भाई आपका जबलपुर में है। ठीक, ये गलती मत करना मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा आपका जबलपुर में हो जाएगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कहाँ हो जाएगा भाई 25 अगस्त 1982 भोपाल में स्थापित हुआ है। सीधे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कई बार पूछी जाती है और हमको याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं, इसलिए एक स्लाइड में मैंने आपको सारी चीज़ें दे दी। ठीक, चलिए मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें, ध्यान रखिए कौन सा विद्युत भाई आपका, ताप विद्युत की हम बात कर रहे हैं या थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, जिसमें स्टीम या भाप से क्या बनाई जाती है भाई आपका, पानी को गर्म करके भाप से ऊर्जा बनाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का पहला जो ताप विद्युत केंद्र था वो कौन सा था भाई आपका, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ठीक, और ये कहाँ पर था, नेपा नगर बुरहानपुर में। मैंने आपको पहले भी एक आध बार चर्चा में बताया कि भाई नेपा नगर बुरहानपुर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आपका पहला थर्मल पावर प्लांट हो जाए, चाहे अगर हम बात करें आपका पहला जो है मध्य प्रदेश की कपड़ा मिल हो जाए, चाहे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पहली जो है वो पेपर मिल हो जाए, ये तीनों कहाँ पर रहेगी भाई अगर हम बात करें तो आपका बुरहानपुर में रहेगी। तो ध्यान रखना चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है भाई आपका, नेपा नगर बुरहानपुर में 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद इसकी उस समय क्षमता थी कितनी भाई आपका, 17 मेगावाट है। वर्तमान में जो क्षमता है 100 मेगावाट का प्लांट और लगा दिया गया है, तो यहाँ की एनर्जी हो गई है टोटल 177 मेगावाट। ठीक, तो 150 मेगावाट का और लगा दिया गया है, तो ध्यान रखना लगभग ठीक 160-50 मेगावाट का। चलो, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो है पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी हो जाएगा। और पहले जल विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, तो मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो पावर प्लांट ध्यान रखना गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। हमने पढ़ा था, चंबल घाटी परियोजना पढ़ी थी, उसमें हमने 3 जो है वो बांध पढ़े थे, उसमें गांधी सागर हमने पढ़ा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है और इसके तहत बनाया गया गांधी सागर जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट जो मंदसौर में स्थित है। भाई ध्यान रखिएगा ये जो है वो आपका 1960 में बनाया गया और इसकी क्षमता कितनी है तो भाई 115 मेगावाट क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद भाई ये थोड़ा करंट का डेटा ध्यान रखना। इकोनॉमी सर्वे जो आपका है अभी लास्ट जो 22-23 का आया है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल ऊर्जा क्षमता जो भी वर्तमान में है वो कितनी है भाई आपका 28,000 मेगावाट। ठीक, तो ये डेटा ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है भाई आपका 28,000 मेगावाट है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका
पर पर्सन एनर्जी अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें या प्रति व्यक्ति बिजली क्षमता की बात करें, उपलब्धता की बात करें, तो ये कितनी है भाई आपका 1185 किलोवाट। ठीक, तो भाई ध्यान रखिएगा 1185 किलोवाट जो है वो प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता है। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना ये किस में है आपका मेगावाट में है और वो किस में है भाई आपका किलोवाट में है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है या जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, इसमें अगर हम मध्य प्रदेश की रैंक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका 8th हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें सौर ऊर्जा में, देखो ये ओवरऑल हो गया। नवीकरणीय में क्या क्या शामिल करेंगे भाई आपका सोलर एनर्जी शामिल कर लेंगे, क्या शामिल कर लेंगे भाई आपका ध्यान रखना है जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, वो शामिल कर लेंगे। इसी में हम जो है वो आपका बायोमास एनर्जी जो है वो क्या कर लेंगे आपका शामिल कर लेंगे। तो जब हम इनकी ओवरऑल बात करते हैं तो इसी ओवरऑल में हमारी रैंक कौन सी हो जाएगी भाई आपकी 8th हो जाएगी। इसके बाद अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि भाई सोलर एनर्जी में कौन से नंबर पे हैं, तो ध्यान रखना आपका 4th नंबर पे है। ठीक, पहले आपका 5th में थे, अब किस में आ गए भाई आपका 4th में आ गए हैं। पवन ऊर्जा में अगर हम बात करें तो भाई कौन से नंबर पर है आपका 8th नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। जबकि हम देखेंगे तो पवन ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, है ना। अगर हम दोनों की तुलना करेंगे तो अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसकी ज़्यादा है, लेकिन रैंक की अगर हम बात करेंगे तो कौन से नंबर पर है भाई आपका 8th नंबर पर है। बायोमास ध्यान रखिएगा, बायोमास में अगर हम बात करें तो हम कौन से नंबर पर है भाई आपका 2nd नंबर में है। और जो आपके स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं या स्मॉल आपके हाइड्रो पावर प्लांट जो आपके होते हैं, तो भाई ध्यान रखना स्मॉल आपके जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें कौन से नंबर पर है भाई आपका 4th नंबर में। ठीक, ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा में और लघुपन बिजली या स्मॉल हाइड्रो में हम 4th नंबर पर हो जाएंगे टोटल में। और भाई पवन ऊर्जा में कौन से नंबर पर हो जाएंगे 8th नंबर पर हो जाएंगे। और बायोमास ऊर्जा में कौन से नंबर पर हो जाएंगे भाई आपका 2nd नंबर पर हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई बजट 2023-24 की दो मुख्य बातें ध्यान रखना। भाई बजट 2023-24 में ऊर्जा से संबंधित जो सब्सिडी प्रदान की गई है उसके लिए जो भाई आपका जो अमाउंट अलॉट की गई है वो कितनी है भाई आपका 13,000 करोड़। मतलब ऊर्जा से संबंधित जो परियोजनाएं चल रही हैं और उसमें जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, खासकर जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है इसको हम प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं भाई सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें कितने अभी आपका धनराशि आवंटित की गई है 13,000 करोड़ जो है ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक ध्यान रखिएगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ऊर्जा अधोसंरचना के लिए जिसमें हमको नए पावर प्लांट्स वगैरह बनाने हैं, इसके लिए जो है वो ध्यान रखना 18,242 करोड़ 18,242 करोड़ जो है वो क्या हुआ है भाई आपका हमने अलॉट किया। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसको एक बार देख लेना। सारे पॉइंट्स एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है भाई आपके इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आपका करंट का डेटा है तो इसको भी आप ध्यान रखना। बाकी ये डेटा आपका ऑल टाइम काम में आपको आएगा। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आपका आगे। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसको देखते हैं और उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा भाई अगर हम बात करें तो जल विद्युत संयंत्र आएगा, जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स आएंगे। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो भाई लगभग हमने जो परियोजनाएं पढ़ी थी उन्हीं परियोजनाओं के नाम पर क्या है भाई आपके ये हाइड्रो पावर प्लांट है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इसका या तो मेगावाट क्षमता पूछी जा सकती है या तो अगर हम बात करें इसका वर्ष पूछा जा सकता है कि भाई ये आपका कब स्थापित हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना अगर हम बात करें तो या तो वर्ष पूछ लेगा या तो नदी पूछ लेगा या तो पूछ लेगा कहाँ पर है या तो पूछ लेगा कितने मेगावाट की क्या है भाई इसकी आपकी क्षमता है। ठीक, चलिए तो आगे अगर हम बात करें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा भाई आपका ध्यान रखना मड़ीखेड़ा। ठीक, ध्यान रखिएगा सबसे पहला कौन सा हो गया आपका मड़ीखेड़ा हो गया। ये किस नदी पर बना हुआ है तो सिंध नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है तो भाई ध्यान रखना आपका शिवपुरी पर बना हुआ है।
कब स्थापित हुआ है, तो 1978 में स्थापित हुआ है और क्षमता कितनी है, तो भाई आपका 60 मेगावाट क्षमता है। मतलब अगर हम बात करें तो सामान्यतः हमको 3-4 चीज़ें जो हैं वो किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देखना है। पहली चीज़ तो कि भाई कहाँ है, ध्यान रखना। दूसरा, किस नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, क्षमता कितनी है, ध्यान रखना। और चौथा, अगर हम बात करें तो किस वर्ष आपका स्थापित हुआ है। ये 4 चीज़ें बेसिकली हमको जो है वो याद रखनी है, ठीक। तो ध्यान रखना, मणिखेड़ा, इसको अटल सागर के नाम से भी जाना जाता है, शिवपुरी में है, सिंध नदी पर बना हुआ है, 1978 में स्थापित हुआ है, 60 मेगावाट की क्या है इसकी क्षमता है, ठीक। चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो भाई सेकंड हो जाएगा आपका राजघाट या माता टीला परियोजना, ठीक, जिसको महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये भाई ध्यान रखिएगा 1975 में जो है शुरुआत हुई थी इसकी, मतलब इसका जो नींव वगैरह बनना जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था, 1978 में। लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है, ये कब हुआ है, 2006 से प्रारंभ हुआ है, ठीक। तो ध्यान रखना, ये आपका प्रोजेक्ट चालू कब से हो गया है, मतलब यहाँ पर बिजली बनना कब से चालू हो गई है, 2006 से। लेकिन ये प्रोजेक्ट बना कब था आपका, 1975, ठीक। किस नदी पर बना हुआ है, तो हमने देखा था भाई ये बेतवा नदी है। और इसके बाद ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी भाई, संयुक्त परियोजना हो जाएगी, जिसकी क्षमता कितनी हो जाएगी भाई आपका 45 मेगावाट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर मैंने सब जगह आपको केवल इस वाले में, इस लेक्चर में पूरे केवल की पॉइंट्स दिए हैं, कहीं पर डिटेल में नहीं है, की पॉइंट्स केवल है। तो उन की पॉइंट्स को बस आप ध्यान रखना, हर एक पॉइंट एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई अगली जो परियोजना हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी भाई, बाण सागर परियोजना हो जाएगी। और बाण सागर परियोजना कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखना, बाण सागर परियोजना जो है वो आपका वैसे 3 जिलों में फैली हुई है। एक आपका शहडोल, ध्यान रखना। दूसरा अगर हम बात करें तो उमरिया, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो है वो रीवा तक आपकी परियोजना फैली है। चलिए ठीक, तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें जो मेन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, आपका शहडोल का माना जाता है, ठीक। चलिए तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो बाण सागर जो है ये आपका 1978 में जो है क्या हुआ है, स्थापित हुआ है, ठीक। हमने पढ़ा था कि बाण सागर प्रोजेक्ट जो है उसका शिलान्यास किसने किया था, तत्कालीन जो है वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। और लगभग 2006 या 2008 में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने क्या किया था भाई, इसका उद्घाटन किया था, ठीक। किस नदी पर बना हुआ है, सोन नदी पर बना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। सोन नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो भाई ये जो परियोजना होगी ये तीनों की क्या हो जाएगी भाई, आपका संयुक्त परियोजना हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई नदी 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहती है तो उस पर आने वाली जो उस पर निर्मित परियोजनाएं हैं उसमें भाई उन राज्यों का क्या हो जाता है भाई, हिस्सा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसकी कुल क्षमता ध्यान रखना, इसकी कुल क्षमता कितनी है भाई, आपका 425 मेगावाट है, ठीक। तो टोटल कितनी है भाई, आपका 425 मेगावाट है। और इस 425 में अगर हम बात करें तो ये 4 चरणों में आपकी बनी हुई है। मैंने कहा ना कि 3-4 जगह पर आपकी परियोजना है, 4 चरणों पर बनी हुई है। पहला परियोजना है आपका टोन्स, ठीक। तो उसकी क्षमता कितनी हो गई भाई, आपका 315 मेगावाट। प्लस अगर हम बात करें तो दूसरी कौन सी है भाई, आपका सिलपरा, जिसकी क्या है भाई आपका 30 मेगावाट। तीसरी है भाई झिन्ना, जिसकी कैपेसिटी है 20 मेगावाट। और चौथी है शहडोल में निर्मित आपका देवलोन, जिसकी क्षमता कितनी है भाई, आपका 60 मेगावाट है। कुल मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 425 मेगावाट, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि भाई बाण सागर परियोजना 4 चरणों में निर्मित है। टोन्स हो गया, सिलपरा हो गया, झिन्ना हो गया और आपका देवलोन हो गया। भाई टोन्स की जो है वो क्षमता 315 हो गई, सिलपरा की क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 मेगावाट, झिन्ना की जो है वो 20 और देवलोन की कितनी हो जाएगी भाई, आपका 60 मेगावाट हो जाएगी। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए
आगे अगर हम बात करें तो अगला जिला है आपका जबलपुर। जबलपुर में अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी भाई, बरगी परियोजना हो जाएगी, जिसको रानी अवंतीबाई परियोजना भी कहा जाता है। और भाई ध्यान रखना इसकी क्षमता कितनी है भाई, आपका 90 मेगावाट है। ठीक, तो ध्यान रखना इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 90 मेगावाट हो जाएगी। 1974-75 में क्या होगा भाई, आपका ये स्टेब्लिश होगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना कि भाई आपका बरगी परियोजना जो है वो रानी अवंतीबाई परियोजना भी कहते हैं। 90 मेगावाट क्या है भाई, इसकी आपकी क्षमता है। और भाई 1974-75 में क्या हुआ, आपका स्थापित हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो अगला हो गया आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में ध्यान रखना पेंच परियोजना है। पेंच को मछगोरा के नाम से भी जाना जाता है, हमने पहले परियोजनाओं में देखा था। और भाई 1986 में ये परियोजना स्थापित होती है और इसकी क्षमता कितनी रहेगी, 160 मेगावाट रहेगी। ठीक, अब देखिए इनको आप किसी ट्रिक से याद नहीं कर सकते। कैसे याद होंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे कि भाई पेंच 160, बरगी 90, बाणसागर 425, तो ऐसे करके जब आप एक लिरिक बना के इसको पढ़ेंगे, बार बार जब आप रीड करेंगे, तब आपको परियोजना के नाम के साथ साथ खुद ही उसकी क्षमता क्या आ जाएगी भाई, याद आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला ध्यान रखना ये कहाँ पर है भाई, पेंच या मछगोरा ध्यान रखिएगा, छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक, चलिए इसके बाद अगली परियोजना है आपकी कहाँ पर भाई, खंडवा में। खंडवा में दो परियोजना हो जाएगी, एक होगी ओमकारेश्वर परियोजना और दूसरी ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी परियोजना हो जाएगी। इंदिरा गांधी परियोजना ध्यान रखिएगा कहाँ पर है भाई, आपका पुनासा खंडवा में है, इसीलिए इसको पुनासा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा खंडवा में दो परियोजनाएं, ओमकारेश्वर, इंदिरा गांधी। कहाँ, इंदिरा गांधी जो है पुनासा में स्थित है, इसलिए इसको पुनासा परियोजना भी कहते हैं। क्षमता ध्यान रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। तो ध्यान रखना भाई एमपी का सबसे बड़ा, मैं हाइड्रो की बात कर रहा हूं, जल विद्युत संयंत्र की बात कर रहा हूं। ठीक, ध्यान रखना जब थर्मल आएगा या ओवरऑल आएगा तो भाई विंध्याचल हो जाएगा, लेकिन जब केवल जल विद्युत केंद्र की बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका इंदिरा गांधी जो है परियोजना ध्यान रखिएगा, या इंदिरा गांधी जल विद्युत केंद्र जो है वो 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रो पावर प्लांट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी नींव कब रखी गई थी, तो भाई ध्यान रखिएगा ये डेट कई बार पूछी गई है। ठीक, ईयर विशेषकर ध्यान रखना 23 अक्टूबर 1983 को जो है इसका फाउंडेशन रखा गया, इसकी नींव रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई भैया, जिनके नाम पर ये डैम बना हुआ है, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई, ये ध्यान रखिएगा। खंडवा में ही अगला कौन सा है भाई, आपका ओमकारेश्वर। तो ये नाम से तो आप पहचान जाएंगे है ना कि ओमकारेश्वर कहाँ पर है, आपका खंडवा में। 2005 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखना। और भाई इसकी क्षमता 520 मेगावाट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसकी क्षमता कितनी है भाई, आपका 520 मेगावाट है। अगर हम बात करें कौन सी नदी पर बना होगा भाई, आपका नर्मदा पर बना होगा। इंदिरा गांधी कौन सी नदी पर बना होगा, नर्मदा पर बना होगा। पेंच मछगोरा कौन सी नदी पर बना होगा, पेंच नदी पर बना होगा। और रानी अवंतीबाई ध्यान रखना मेनली नर्मदा की सहायक नदी है बरगी, उस पर बना है। अगर बरगी विकल्प में नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, नर्मदा लगाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद नर्मदा पर ही खरगोन में एक अगली परियोजना है जिसका नाम है महेश्वर परियोजना। और महेश्वर परियोजना में ध्यान रखना 400 मेगावाट की क्षमता वाला ये आपका प्रोजेक्ट है, जो 1978 में क्या हुआ भाई, आपका स्थापित हुआ। ठीक, तो ध्यान रखना महेश्वर और बाणसागर दोनों कब स्थापित होंगे भाई, आपका जो है वो 1978 में स्थापित होंगे। और इसकी परियोजना की क्षमता कितनी हो जाएगी, आपकी जो है वो 400 मेगावाट हो जाएगी। कहाँ पर रहेगा, खरगोन में रहेगा, 1978 में स्थापित होगा। ठीक, चलिए इसके बाद मंदसौर में ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर। देखिए मेरे ख्याल से कौन सा कहाँ पर है उसमें एक दो में ही कंफ्यूजन होगी आपको,
है ना। और जल विद्युत केंद्र में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ताप विद्युत केंद्र जब पढ़ेंगे वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वहां पर नाम आपको कुछ नए नाम आएंगे। ये नाम तो आपने पढ़े हुए परियोजनाओं के आधार पर, तो उन्हीं के नाम पर क्या है भाई आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक, चलिए तो गांधी सागर की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक, ध्यान रखना किस पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की क्या हो जाएगी भाई, संयुक्त परियोजना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है भाई, मेनली अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये जो तीनों परियोजनाएं है ना, ध्यान रखना ये तीनों परियोजनाओं में एक कॉमन पॉइंट ध्यान रखना, चंबल पर बना हुआ है। और भाई एमपी प्लस राजस्थान की क्या हो जाएगी भाई आपकी संयुक्त परियोजना हो जाएगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। सबसे पहले गांधी सागर बना, ध्यान रखना। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई राणा प्रताप सागर, ध्यान रखिएगा। और तीसरा अगर हम बात करें तो जवाहर सागर, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी हो जाएगी भाई आपका, राणा प्रताप सागर की हो जाएगी। इसके बाद किसकी हो जाएगी भाई आपका, महात्मा गांधी की हो जाएगी। और इसके बाद किसकी हो जाएगी भाई आपकी, जवाहर सागर की हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, हमको तीनों की क्षमताएं पता होती कि एक की 172 है, एक की 115 है और एक की क्या है भाई आपका 99 है। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है कि किसकी कितनी है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं भाई जवाहर सागर की 115 है या 99। तो ध्यान रखना वर्तमान के समय की अगर हम बात करें, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, वर्तमान के समय में भाई राणा प्रताप को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो भाई सबसे ज्यादा क्षमता किनकी हो गई, उनकी हो गई, है ना। आज उनके बारे में बहुत गुणगान किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर उनसे मतलब अगर हम देखें दूसरा हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्षमता तो किसकी हो गई, राणा प्रताप की। अब गांधी जी और जवाहर सागर में अगर हम बात करें तो आज की जनरेशन या आज के समय में अगर हम बात करें तो कम बुरा किसे बताया गया है, गांधी जी को या जवाहर जी को, गांधी जी को। वैसे दोनों बुरे नहीं, दोनों क्या है भाई आपके महान पुरुष हैं। लेकिन वर्तमान अगर हम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर क्या है भाई आपका जो है इनको टारगेट किया जाता है। तो भी हम देखें तो गांधी का महत्व क्या है भाई आपका ज्यादा है। तो गांधी जी का महत्व क्या है भाई आपका ज्यादा है। तो 115 मेगावाट किनकी हो जाएगी भाई आपकी, गांधी सागर की। और जवाहर सागर कितना हो जाएगा आपका 99 मेगावाट हो जाएगा। तो ध्यान रखना राणा प्रताप सागर कितना हो गया भाई आपका 172 मेगावाट। 115 मेगावाट कौन सा हो जाएगा भाई अगर हम बात करें तो भाई वो हो जाएगा आपका गांधी सागर। और 99 मेगावाट कितना हो जाएगा भाई आपका, ध्यान रखना जवाहर सागर। और अगर कोई पूछ ले कि भाई चंबल घाटी परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, ठीक, तो ध्यान रखना जब कुल क्षमता की बात करेंगे तो भाई 172 प्लस कितना हो जाएगा आपका 115 और प्लस कितना हो जाएगा 99 जो है, इन तीनों को जोड़कर क्या कर दीजिएगा भाई बता दीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो ये आपकी क्या हो गई भाई, कुछ मध्य प्रदेश की परियोजनाएं हो गई। मैंने आपको बता दिया 4 चीजें ध्यान रखनी है, किस नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर है, क्षमता कितनी है और स्थापित कब हुआ है। इसके बाद अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे किस राज्यों के संयुक्त प्रोजेक्ट है वो आपने देख लिया, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैंने आपको इसमें बता दी। ठीक, एक परियोजना और ध्यान रखना जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक, मध्य प्रदेश में नहीं बनी है लेकिन मध्य प्रदेश की परियोजना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जो है ये मध्य प्रदेश की परियोजना मतलब मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा भाग किसका है इस परियोजना में, मध्य प्रदेश का है। इसलिए हम इसको क्या है भाई आपका पढ़ेंगे। है कहाँ पर, तो ध्यान रखना भरूच गुजरात में ये परियोजना बनी हुई है। क्षमता ध्यान रखिएगा 1450 मेगावाट। ठीक, तो नर्मदा पर बनी हुई सबसे बड़ी परियोजना की बात आएगी तो सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा पर स्थित सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट आएगा तो सरदार सरोवर जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है आपका, जो वहां पर ऊर्जा बनाई जा रही है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्षमता कितनी 1450 मेगावाट। स्थापित कब हुआ, तो भाई ध्यान रखना 5 अप्रैल 1961 को क्या रखी गई, इसकी आपकी नींव रखी गई। फाउंडेशन रखा गया कब भाई आपका 1961 में। लेकिन भाई इसका जो उद्घाटन, क्योंकि ये बहुत विवादों में रहा था,
ठीक। जो भाई आपका सरदार सरोवर परियोजना है ये अपनी ऊंचाई को लेकर क्या रही है भाई आपका बहुत विवादों में रही है। ठीक, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह जो है वो इसी परियोजना के लिए चलाए गए थे। तो ध्यान रखना ये इसलिए इसमें क्या हुआ भाई आपका डिले हुआ। तो 1961 में क्या होगा भाई ध्यान रखना आपका ये 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी जाएगी और भाई 17 सितंबर 2017 होगा। ठीक, यहाँ पर चलिए 17 सितंबर 2017 को ध्यान रखना। ठीक, 17 सितंबर 2017 को अपने जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया भाई इसका आपका जो है वो उद्घाटन किया गया। इस पॉइंट को जो ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना ये जो आपकी परियोजना है ना भाई ये टोटल 4 राज्यों की परियोजना है। ठीक, तो ध्यान रखना ये परियोजना 4 राज्यों की है। कौन कौन सा? एमपी है। उसके बाद भाई अगर हम बात करें तो एमपी के बाद आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, इसके बाद गुजरात देखने को मिलेगा और राजस्थान। मेन जो आपके हिस्सेदार हैं वो कौन है भाई आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि नर्मदा यहीं से बहती है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो भी आपकी एनर्जी बन रही है 1450 मेगावाट जो भी आपकी ऊर्जा बन रही है इसमें 57% भाग किसका रहेगा भाई आपका मध्य प्रदेश का रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 57% जो है वो किसका रहेगा भाई मध्य प्रदेश का रहेगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो भाई 27% किसका रहेगा महाराष्ट्र का रहेगा। और अगर हम बात करें तो 16% हिस्सेदारी किसकी रहेगी भाई आपकी गुजरात की रहेगी। ठीक, तो 57% किसका रहेगा भाई आपका जो है वो मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा 27% और 16% ध्यान रखना गुजरात हो जाएगा। और राजस्थान को क्या मिलेगा भाई तो राजस्थान को केवल इससे क्या दिया जाएगा पानी दिया जाएगा। तो ध्यान रखना राजस्थान को केवल क्या मिलेगा इससे पानी मिलेगा। इतना पॉइंट आप ध्यान रखना। अब देखो एक डायमेंशन और कर सकते हैं कि भाई आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मध्य प्रदेश को जो है वो सरदार सरोवर परियोजना से कितने मेगावाट हिस्सेदारी उसकी है तो भाई 57% हमने पढ़ी और किसकी पढ़ी भाई आपका 1450 की। तो आप जो है 1450 का 57% भी आप जो है वो निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए अगला जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा प्रमुख आपके ताप विद्युत संयंत्र। ठीक, अभी जो हमने देखा वो कौन से थे हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत केंद्र। अब कौन सा देख रहे हैं ताप विद्युत केंद्र। दोनों में अंतर क्या है जल विद्युत केंद्र में सीधे जल से टरबाइन घुमाया जा रहा है और ताप विद्युत केंद्र में क्या होगा भाई आपका पानी को गर्म करके एक आपका कंटेनर में स्टीम को इकट्ठा किया जाएगा और उससे क्या किया जाएगा भाई जो है टरबाइन को घुमाया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई जो आपके पावर प्लांट से इसमें 2 चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। क्या ऐड हो जाएंगी भाई पहली चीज़ तो कहाँ पर है पढ़ेंगे ही। ठीक, दूसरा इसको जो है भाई कितनी इसकी क्षमता है ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें कहीं कहीं ऐड हो जाती है। जैसे कहीं कहीं पर पूछा जाता है कि भाई इसको जलापूर्ति कहाँ से होती है और कोयला कहाँ से मिलता है। भाई सिंपल चीज़ है हाइड्रो पावर प्लांट में तो हमने पढ़ लिया जल उसी नदी से मिलेगा जिस पर आपकी परियोजना बनी हुई है। लेकिन भाई इसमें कोयला भी है तो कुछ के ध्यान रखना सबका हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करेंगे किससे भाई आपका चांदनी ताप विद्युत गृह। ठीक, ध्यान रखना चांदनी ताप विद्युत गृह जो है वो आपका कब स्थापित हुआ 1953 में जो है क्या हुआ है भाई आपका स्थापित हुआ है। और ध्यान रखना मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा भाई पहला ताप विद्युत संयंत्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला क्या हो जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्यों बनाया गया था इसको तो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने बताया कि भाई जो आपका बुरहानपुर है ये 3 चीज़ों में आपके लिए फेमस है। 3 चीज़ें यहाँ प्रथम हुई थी। क्या क्या अगर हम बात करें तो पहली बात पहला थर्मल पावर प्लांट, पहला पेपर मिल और पहला आपका कपड़ा मिल टेक्सटाइल मिल तीनों ओपन हुई थी। तो भाई यहाँ पर जो नेपा नगर पेपर मिल जो है जहाँ अखबारी कागज बनाया जाता है क्या बनाया जाता है न्यूज़पेपर वाला जो पेपर होता है वो बनाया जाता है अखबारी कागज बनाया जाता है। इसको बिजली की आपूर्ति करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी प्रारंभिक क्षमता कितनी थी भाई आपका 17 मेगावाट थी। लेकिन अब यहाँ पर आपका 160 मेगावाट और बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया 177 मेगावाट जो है वो कर दिया गया है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना। इसके बाद इसको जल कहाँ से मिलेगा
तो भाई इसको पानी मिलेगा तवा नदी से और सुक्ता नदी से। इसी क्षेत्र में सुक्ता नदी बहती है, इसी क्षेत्र में नेपा नगर से कौन सी नदी निकलती है भाई, आपका तवा नदी निकलती है। तो ध्यान रखना, इसको जल कहाँ से मिलेगा भाई, तवा और सुक्ता से मिलेगा। और भाई कोयला कहाँ से मिलेगा, तो कोयला हमने पढ़ा था कि भाई सतपुड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर तवा और पाथरखेड़ा जो है वो आपका कोयला क्षेत्र है। तो इसको तवा और पाथरखेड़ा से क्या मिलेगा भाई, ध्यान रखना, जो है वो कोयले की आपूर्ति हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो चांदनी थर्मल पावर प्लांट ध्यान रखना। दूसरा आते हैं विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। ठीक, चलिए दूसरा ध्यान रखना, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापित कब हुआ भाई, आपका 1987 में। है कहाँ पर, तो ध्यान रखना भाई सिंगरौली में। सिंगरौली में हम 3 पावर प्लांट देखेंगे, कौन कौन से, एक तो भाई विंध्याचल, दूसरा शासन, और तीसरा अगर हम बात करें तो एसआर मोहन। ये 3 थर्मल पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है, कहाँ के भाई, आपके सिंगरौली के। ठीक, चलिए, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो भाई इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, आपका 1987 में या 1987 में क्या होगा भाई, आपका स्थापित होगा। है कहाँ पर, तो भाई ध्यान रखना सिंगरौली के बेढ़न नामक स्थान पर है। क्षमता कितनी है, तो भाई 4760 मेगावाट, घोंट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, 4760 मेगावाट क्या है इसकी क्षमता है। हालांकि वर्तमान में उत्पादन 3760 मेगावाट किया जा रहा है, 1000 यूनिट जो है वो अभी आपकी बंद है। और ध्यान रखने, जो मेगावाट पढ़ते हैं ना, ये प्रति घंटे उत्पादन है ना भाई। कई लोग सोचते हैं कब उत्पादन करता है, तो प्रति घंटे उत्पादन है इतना। ठीक, तो अभी जो है इसकी क्षमता कितनी है कि ये 1 घंटे में कितनी एनर्जी बना सकता है, 4760 मेगावाट एनर्जी बना सकता है। लेकिन वर्तमान में कितनी बना रहा है, 3760 बना रहा है। दूसरा ध्यान रखना, रूस की सहायता से क्या है भाई, आपका इसको स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। संचालित कौन कर रहा है, तो भाई ध्यान रखना एनटीपीसी। अब ये एनटीपीसी रेलवे वाला नहीं है, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो है आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको आपका संचालित किया जाता है। पानी कहाँ से मिलेगा भाई, यहाँ पर ध्यान रखना रिहंद नदी से। ठीक, तो जल कहाँ से मिलेगा इसको, रिहंद नदी से। और कोयला जब पास में है तो दूर से क्यों मंगाए। ठीक, तो कोयला कहाँ से मिल जाएगा भाई, सिंगरौली क्षेत्र से ही मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, हम देखते हैं कि भाई जो सिंगरौली है ना, सिंगरौली के बेढ़न नामक स्थान पर अगर हम देखें तो भाई भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना इसमें आप चाहो तो लिख लो कि क्या भाई, आपका भारत का सबसे बड़ा क्या है भाई, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट है। और दूसरा तो भाई एनर्जी जो है यहाँ सबसे ज़्यादा बन रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ कोयला भी मिल रहा है सिंगरौली में, इसीलिए बेढ़न को क्या कहा जाता है भाई, आपका एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ से जो बनने वाली बिजली है ये कहाँ कहाँ आप जो है भेजी जाती है, कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती है, तो भाई मध्य प्रदेश में तो रहेगी। मध्य प्रदेश के साथ ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात जाएगी। इसके बाद गोवा ध्यान रखिएगा, और गोवा के साथ आप दमन वाला क्षेत्र ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है भाई, इसके द्वारा जो है वो आपकी बिजली जो है वो सप्लाई की जाती है। तो इस पॉइंट को जो है वो विंध्याचल के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद सिंगरौली में अगला आपका थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा कौन सा भाई, एसआर मोहन थर्मल पावर प्लांट। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट है आपका, ये निजी कंपनी का है। एसआर मोहन थर्मल पावर प्लांट या एसआर मोहन ताप विद्युत गृह कहाँ पर बना हुआ है, सिंगरौली में आपका बना हुआ है। एसआर एनर्जी लिमिटेड के द्वारा क्या किया जाता है भाई, इसको आपका ऑपरेट किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना, एसआर एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और इसकी क्षमता ध्यान रखिएगा कितनी है भाई, आपकी 1200 मेगावाट है। ठीक, तो ध्यान रखना 1200 मेगावाट क्या है भाई, इसकी आपकी कैपेसिटी है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला जो हो जाएगा, अगला आपका शासन हो जाएगा। शासन भी जो है ये निजी कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है भाई, आपका संचालित किया जा रहा है। तो शासन ध्यान रखना, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ठीक, अब देखो कहीं पर आपको UMPP लिखा हुआ मिलेगा, है ना। अब ध्यान रखना,
एनटीपीसी या आपका जो है हमारी केंद्र की एक योजना चल रही है जिसका नाम है यूएमपीपी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक, तो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किसको कहेंगे भाई? ऐसे आपके पावर प्लांट जिनकी क्षमता लगभग 4000 मेगावाट के क्या हो भाई आपका आसपास हो। ठीक, तो ध्यान रखना जिनकी कुल क्षमता लगभग कितनी हो भाई आपका 4000 मेगावाट के आसपास हो, उनको हम किस में काउंट करते हैं भाई आपका अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में जो है हम काउंट करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, और भाई ध्यान रखना जो नॉर्मल हो गए वो क्या हो गए आपके थर्मल पावर प्लांट जिनकी क्षमता 3000 के लगभग आसपास है, उनको हमने क्या कह दिया भाई आपका सुपर थर्मल पावर प्लांट, और जिनकी क्षमता लगभग 4000 के पास है उसको क्या कह दिया हमने आपका अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कह दिया। तो ध्यान रखना भाई इसकी क्षमता कितनी है आपका 3960 जो है वो आपका मेगावाट इसकी जो है क्षमता है, और किसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है? तो भाई शासन पावर लिमिटेड, ध्यान रखना, जो क्या है भाई आपका रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है। रिलायंस का ही एक आपका क्या है भाई उपक्रम है, रिलायंस की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम क्या है शासन पावर लिमिटेड। तो शासन पावर लिमिटेड के द्वारा क्या किया जा रहा है? इसको आपका ऑपरेट किया जा रहा है। इसीलिए आप कहीं कहीं पर नाम दिखेंगे कि शासन में रिलायंस का प्लांट लगा है ना, जबकि मेनली रिलायंस का नहीं है। रिलायंस क्या है भाई अगर हम बात करें तो भाई रिलायंस की एक सब्सिडरी या एक उपक्रम है जिसका नाम क्या है आपका पावर क्षेत्र का शासन पावर लिमिटेड। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक, चलिए अगला अगर हम बात करें तो ये तीन हमारे कहां पर हो गए भाई? शासन, एस्सार और विंध्याचल। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको नाम आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शासन हो गया, एस्सार हो गया और विंध्याचल हो गया। ये तीनों कहाँ देखने को मिलेंगे भाई? ध्यान रखना ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे भाई सिंगरौली में। इसके बाद आगे बात करें तो अगला क्या हो जाएगा भाई आपका संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ध्यान रखना संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर मिलेगा भाई? आपको उमरिया में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है भाई? आपका उमरिया में है। ठीक, स्थापित कब हुआ है? 1993 में स्थापित हुआ है, 1993 में स्थापित हुआ है। बार बार आप 5-6 बार केवल ईयर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें तो लगभग आप पहचान जाओगे देख के, लेकिन ईयर जब आप बार बार पढ़ेंगे लगभग 5-6 बार कंटिन्यू इसको रिपीट करेंगे तो आपको ईयर भी पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा संजय गांधी ताप विद्युत गृह 1993 में बना। क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? 1340 मेगावाट। तो ध्यान रखिएगा क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी? 1340 मेगावाट। इसमें भी उमरिया में कहाँ बना है? तो कभी कभी आपको जिले का नाम ना देकर क्या दे देता है? स्थान का नाम दे देता है। तो ध्यान रखना बिरसिंहपुर में जो है क्या है भाई आपका ये पावर प्लांट बना हुआ है। जल कहाँ से मिलेगा भाई? रिहंद नदी से। कोयला कहाँ से मिलेगा? जोहिला क्षेत्र से मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना विंध्याचल को कोयला जो है वो आपका सिंगरौली से मिलेगा, जल रिहंद से मिलेगा, इसको जल रिहंद से मिलेगा, और कोयला कहाँ से मिलेगा भाई? जोहिला से मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला जिला हो जाएगा आपका कौन सा भाई? अनूपपुर। अनूपपुर में अगर हम बात करें तो भाई अनूपपुर में आपको जो थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे दो मिलेंगे। एक तो कौन सा हो जाएगा भाई? अमरकंटक, जिसको चचाई के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान रखना चचाई वाटरफॉल की बात आएगी तो कहाँ हो जाएगा? रीवा में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा चचाई वाटरफॉल कहाँ हो जाएगा? आपका रीवा में हो जाएगा। लेकिन चचाई आपका जल जो है वो थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो भाई अमरकंटक का ही अन्य नाम क्या है? आपका चचाई है, जो कब स्थापित हुआ है? 1965 में स्थापित हुआ है। ध्यान रखिएगा 1965 में स्थापित हुआ है। क्षमता कितनी है टोटल? तो भाई 450 मेगावाट क्या है भाई इसकी टोटल आपकी क्षमता है, 450 मेगावाट क्षमता है। और इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? तो जब आप मध्य प्रदेश में कंपनियां पढ़ेंगे तो दो कंपनियों के नाम आएंगे। एक तो एनटीपीसी आएगा, मैंने आपको बता दिया। दूसरा आएगा आपका क्या भाई अगर हम बात करें तो एमपीपीजीसीएल। ठीक, एमपीपीजीसीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
ठीक, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या हो जाएगा, इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। जल कहाँ से मिलेगा, सोन से, और कोयला कहाँ से मिलेगा भाई, सुहागपुर से मिलेगा। तो जल कहाँ से मिलेगा भाई, आपका जो है वो सोन से मिल जाएगा, और अगर हम बात करें कोयला कहाँ से मिलेगा, सुहागपुर से मिलेगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा आपका कौन सा भाई, अनूपपुर। और अनूपपुर ध्यान रखना, अनूपपुर थर्मल पावर प्लांट 2015 में स्थापित हुआ। ठीक, ध्यान रखिएगा अनूपपुर थर्मल पावर प्लांट 2015 में स्थापित हुआ। फिर अगर हम बात करें क्षमता तो 2520 मेगावाट ध्यान रखिएगा, 2520 मेगावाट ध्यान रखना। अब ध्यान रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो लांको कंपनी के द्वारा क्या किया गया भाई, इसका निर्माण किया गया। लेकिन इसको संचालित कौन करता है, इसको ऑपरेट कौन करता है, तो इसको ऑपरेट करता है हिंदुस्तान पावर लिमिटेड। ठीक, तो ध्यान रखिएगा निर्माण लांको ने किया है और भाई संचालन कौन कर रहा है, इसका आपका हिंदुस्तान पावर लिमिटेड कर रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद ध्यान रखना अगला हो जाएगा आपका जबलपुर, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक विशेष बात सबसे पहले तो ध्यान रखना कि भाई ये एकमात्र ऐसा आपका पावर प्लांट है जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा आपका पावर प्लांट, एकमात्र ऐसा आपका जो है वो ऊर्जा संयंत्र जो किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के द्वारा जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। इसके बाद स्थापित कब हुआ, तो भाई आपका 1560 में हुआ। 44 मेगावाट की कैपेसिटी पहले थी, अब कितनी हो गई है भाई, इसका 151 मेगावाट की क्या हो गई है भाई, कैपेसिटी हो गई है। तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, अगला ध्यान रखना, अगला कौन सा हो जाएगा भाई, जबलपुर के बाद जो है वो अगला हो गया नरसिंहपुर। नरसिंहपुर का क्षेत्र जिसका नाम क्या है भाई आपका, गाडरवारा। तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा भाई आपको, गाडरवारा थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा, जो कब स्थापित हुआ है आपका। देखो यहाँ पर क्या है, STPP सुपर थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि क्षमता कितनी है भाई इसकी, आपकी 3200 मेगावाट की क्षमता है। तो ध्यान रखना। ठीक, 2014 अभी आपका नया ही है, तो ध्यान रखना 2014 में क्या हुआ है भाई आपका, स्थापित हुआ है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो भाई आपका NTPC के द्वारा जो है वो इसको कंट्रोल किया जा रहा है। और इसको जल कहाँ से मिलेगा भाई आपका, शक्कर व नर्मदा से मिलेगा। बाकी कोयला इसके लिए जो है आपका अलग अलग जगहों से इंपोर्ट कोयला यहाँ पर किया जाता है, अलग अलग जगह से सप्लाई कोयला यहाँ पर किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना गाडरवारा में, नरसिंहपुर में शक्कर नदी एक इंपॉर्टेंट है, नर्मदा की सहायक है, और भाई नर्मदा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक, अगला जो थर्मल पावर प्लांट है वो कौन सा है भाई आपका, सिवनी में है सिवनी में। नाम क्या है, झाबुआ। ठीक, ध्यान रखना है कहाँ पर, सिवनी में, लेकिन नाम क्या है भाई आपका, झाबुआ थर्मल पावर प्लांट। 2016 में क्या हुआ भाई आपका, स्थापित हुआ है। क्षमता ध्यान रखिएगा 1260 मेगावाट, 1260 मेगावाट क्या है इसकी क्षमता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, BHEL के द्वारा या BHEL की सहायता से क्या किया गया है भाई, स्थापित किया गया है। और इसका संचालन कौन कर रहा है, तो भाई अवंथा ग्रुप। ध्यान रखना एनर्जी सेक्टर में आपका अवंथा ग्रुप जो है, अवंथा ग्रुप के द्वारा क्या किया जा रहा है भाई, इसका संचालन किया जा रहा है। इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में कौन सा हो गया, पेंच थर्मल पावर प्लांट हो गया। 2012 में जो है ये स्थापित होगा। और भाई ध्यान रखना 1320 मेगावाट क्या है इसकी आपकी क्षमता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रखना कि इसके ये अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है भाई आपकी संयुक्त परियोजना है, जिसमें 97% किसका है भाई, मध्य प्रदेश का, और केवल 3% किसका हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र का हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला अगर हम बात करें तो भाई बैतूल ध्यान रखना। बैतूल की बात करें तो बैतूल जो है, बैतूल में कौन सा हो जाएगा भाई, सतपुड़ा, या इसी को सारनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा
सतपुड़ा या इसी को सारनी के नाम से भी जाना जाता है। सारनी बैतूल में है, ठीक। सतपुड़ा के नाम से होशंगाबाद मत लगा देना। तो कहाँ पर है भाई आपका ये? बैतूल में। तो बैतूल में सारनी है और शासन कहाँ है भाई आपका? सिंगरौली में है, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखना इसकी जो क्षमता थी ये भाई आपका 1967 में स्थापित होता है। क्षमता इसकी कितनी है भाई आपका? 1330 मेगावाट, जिसमें 300 का आपका एक प्लांट और लगाया गया है। तो इसकी वर्तमान क्षमता 1630 मेगावाट है। अब अगर मान लो ऑप्शन में कभी 1630 नहीं है तो क्या लगाएंगे? 1330 जो है वो आप लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अब ध्यान रखना विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट दोनों पर्वतों के नाम पर है, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो विंध्याचल किसकी सहायता से किया जाएगा? रूस की सहायता से। और सतपुड़ा ध्यान रखिएगा किसकी सहायता से भाई आपका? यूएसए की सहायता से। तो विंध्याचल ध्यान रखना भाई रूस की सहायता से, और भाई सतपुड़ा ध्यान रखिएगा यूएसए की सहायता से स्थापित किया जाएगा। इसको भी एमपीपीजीसीएल के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। विंध्याचल को एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। इसको जल मिलेगा कहाँ से भाई आपका? तवा से। और भाई इसको कोयला मिलेगा पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अगला है खंडवा। खंडवा में 2 आपके थर्मल पावर प्लांट होंगे। एक का नाम संत सिंगा जी, तो संत सिंगा जी का संबंधी कहाँ से था भाई आपका? निमाड़ क्षेत्र से था। और दूसरा ध्यान रखना मालवा के नाम से जानते हैं इसको, या दादा धुनी वाले के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा दादा धुनी वाले, या अगर हम बात करें आपका मालवा थर्मल पावर प्लांट, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें भाई संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, दोनों कहाँ मिलेंगे भाई आपको? दोनों देखने को मिलेंगे खंडवा में देखने को मिलेंगे। भाई जो है वो आपका दादा धुनी वाले की अगर हम बात करें तो 2010 में क्या किया गया भाई आपका? स्थापित किया गया। दोनों किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं? तो दोनों भाई ध्यान रखना एमपीपीजीसीएल के द्वारा क्या होते हैं? दोनों आपके संचालित होते हैं। भाई दादा धुनी वाले की क्षमता क्या है भाई आपकी? ज़्यादा है, कितनी? 1600 मेगावाट है। और भाई संत सिंगा जी की क्षमता जो है वो 1200 मेगावाट है, लेकिन इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है भाई आपका? 2520 मेगावाट कर दिया गया है ना। 600 मेगावाट की 2 यूनिट है और 660 मेगावाट की भी 2 यूनिट है। तो टोटल आप देखेंगे 2520 मेगावाट जो है वो इसका आपका क्षमता टोटल वर्तमान में है, ठीक। चलिए दोनों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? एमपीपीजीसीएल के द्वारा जो है वो आपका नियंत्रित किया जा रहा है। जल इसको कहां से मिलेगा भाई? दादा धुनी वाले को तो सुख्ता नदी से मिलेगा। प्रमुख जल की आपूर्ति कहां से होगी? सुख्ता नदी से होगी। और कोयला कहां से मिलेगा? तवा और पाथरखेड़ा से मिलेगा। ऐसे ही अगर हम संत सिंगा जी की बात करें तो संत सिंगा जी भी एमपीपीजीसीएल के द्वारा क्या है भाई आपका? ऑपरेट किया जाता है। जल कहां पर मिलेगा भाई आपका? इंदिरा सागर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा सागर जो है वहां से क्या मिलेगा भाई? इसको जल की आपूर्ति होगी। कोयला कहां से मिलेगा भाई? सतपुड़ा से मिलेगा। और ध्यान रखना भाई आपका जो संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है यहीं पर आपकी सबसे ऊंची चिमनी लगाई गई। तो अगर पूछा जाए, प्रश्न पूछा गया था कहीं पर, इसलिए शामिल किया है मैंने कि भाई सबसे ऊंची चिमनी जो है वो किस थर्मल पावर प्लांट की है? तो ध्यान रखना वो किसकी हो जाएगी भाई आपका? संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की हो जाएंगी, ठीक। तो भाई ध्यान रखना सींग आपके लंबे ही होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए सिंगा जी की चिमनी क्या रहेगी आपकी? ऊपर रहेगी, ठीक। चलिए अगला जो है वो कौन सा हो गया भाई? सागर। ध्यान रखना सागर में अगर हम बात करेंगे तो भाई बीना सागर में ही आता है, तो बीना नाम तो याद रखना नहीं पड़ेगा। 2012 में स्थापित हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक। जब स्टार्ट हुआ था तब क्षमता कितनी थी? 250 मेगावाट। वर्तमान कितनी हो गई है भाई आपका? 1000 मेगावाट हो गई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो नहीं हो रहा है याद अभी आप लोग, देखो जो पहले पढ़े हुए हैं उनको तो केवल रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं नहीं हो रहा है याद, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ये फैक्ट है, एकदम से आपको याद होगा नहीं और इसमें आप कुछ ट्रिक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई ईयर है, ईयर को कैसे जोड़ोगे आप ट्रिक से, ठीक। तो ध्यान रखना कुछ ज़्यादा हम ट्रिक भी इस पर लगा नहीं सकते। और भाई 1-2 हो तो हम ट्रिक से याद भी कर लें, इतने सारे कहाँ से याद करेंगे ट्रिक से?
तो ये क्या होगा, जब आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा, या आप देखकर ऑप्शन तो पहचान ही जाओगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखना भाई, अगर हम बात करें तो बीना जो है 250 मेगावाट के साथ स्थापित हुई थी, वर्तमान क्षमता 1000 मेगावाट है। और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो बीना ऑयल रिफाइनरी आपकी बनी है तो उसको क्या करना भाई, आपका बिजली की आपूर्ति करना। तो भाई ध्यान रखना, बीना जो है वो बीना रिफाइनरी के लिए बनी थी, और चांदनी जो है वो आपका नेपानगर मिल को जो है वो आपका पावर सप्लाई करने के लिए बना था। अब ध्यान रखना, ये पहले चलाया तो जा रहा था किसके द्वारा भाई, जेपी कंपनी के द्वारा, लेकिन अब ये किसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो भाई जिंदल ग्रुप को। तो ध्यान रखना, अब ये जेपी से किसके पास आ गया है भाई, आपका जिंदल के पास आ गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्या हो जाएगा भाई, आपका बुंदेलखंड सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट जो है ये अभी क्या है भाई, आपका निर्माण, आपका जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में आपका चल रहा है एनटीपीसी के द्वारा। और है कहाँ पर, तो भाई ध्यान रखना, आपका बरेठी छतरपुर में जो है ये आपका बनाया जा रहा है। तो ये थर्मल पावर प्लांट जो है वो एक बार देख लेना, थर्मल पावर प्लांट और आपका हाइड्रो पावर प्लांट। सवाल कई बार बनते हैं, ये परियोजना कहाँ स्थित है, कितनी इसकी क्षमता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन है, किसकी सहायता से बना है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही स्लाइड में प्रोवाइड करूँ, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अब देखते हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा में अगर हम बात करें तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, आपकी सौर ऊर्जा हो जाएगी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हमको मेनली पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखना भाई, सौर ऊर्जा हो जाएगी मध्य प्रदेश में। सौर ऊर्जा का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, ध्यान रखना, अभी कितना उत्पादन हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी बात कर रहा हूं कि कुल कितनी क्षमता मध्य प्रदेश में है। तो भाई ध्यान रखना, आपका 61,660 मेगावाट एनर्जी या कैपेसिटी, सोलर कैपेसिटी मध्य प्रदेश की है। मतलब मध्य प्रदेश इतनी जो है वो ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, 61 गीगावाट भी आप कह सकते हैं, है ना। तो भाई ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो सौर ऊर्जा का पोटेंशियल है, जो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, ये कितना है भाई, आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका टोटल 61 गीगावाट है या 61,660 मेगावाट है। उत्पादन आएगा तो अलग बात है कि वो 2500 के आसपास है, 2500 मेगावाट के आसपास उत्पादन होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें तो भाई आपका पूरे फैक्ट्स मैंने आपको मैप में दे दिए, ये लाइन में भी हो सकते थे लेकिन मैप में इसलिए दिए कि आपको चीज़ें लगभग याद रहे, ठीक। सोलर पावर प्लांट्स की जब भी बात आएगी या सौर ऊर्जा की जब भी बात आएगी तो चर्चा किसकी होगी भाई, आपकी रीवा की। क्योंकि रीवा में क्या लगा हुआ है भाई, आपका रीवा में ध्यान रखिएगा, रीवा में जो है वो अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट जो है वो आपका लगा हुआ है, ठीक। तो ध्यान रखना, ये आपका जो है, ये ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो भाई 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, तो भाई रीवा के गूढ़ नामक स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, कितने एकड़ पर फैला हुआ है, 1590 एकड़ में फैला हुआ है। ध्यान रखना, लागत कितनी है, लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से आपका ये प्लांट बनाया गया है, जिसको विश्व बैंक से क्या दी गई है भाई, आपकी सहायता दी गई। तो विश्व बैंक की सहायता से क्या है भाई, आपका ये बना है। अगला ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का क्या है भाई, आपका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट यही है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट मध्य प्रदेश का, देश में भी सबसे बड़ों में से आपका ये एक है, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता कितनी है भाई, आपकी 750 मेगावाट है। ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना, बढ़ते हैं आपका आगे अगर हम बात करें तो भाई अगला ध्यान रखना, इसके द्वारा जो है वो दिल्ली मेट्रो को 24% जो है वो बिजली प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के किस ऊर्जा संयंत्र से जो है, मध्य प्रदेश के किस जिले से जो है वो भाई दिल्ली मेट्रो को एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो भाई रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट से आप जो है वो ध्यान रखिएगा। अब ये संचालित किसके द्वारा हो रहा है, तो दो कंपनी ध्यान रखना, एक हो जाएगा आपका सेकी और
दूसरा MPEDCL, ठीक, तो ध्यान रखना MPPGCL नहीं है, MPEDCL है। अब इसमें ध्यान रखना कौन कौन सा हो जाएगा, सेकी का मतलब हो गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, तो ध्यान रखिएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्या किया जा रहा है भाई, इसको आपका संचालित किया जा रहा है। तो सेकी और MPEDCL जो है ये दो आप संस्था जो है वो क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाई ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है ये नाम देकर कि भाई जैसे आजकल जो है यही ट्रेंड चल रहा है कि जैसे आपको कुछ खनिज स्थलों का नाम दे दिया। मैंने जब आपको मिनरल्स पढ़ाए थे तो मिनरल्स में मैंने आपको खनिज स्थलों के नाम बताए थे, कौन कौन से खनिज की माइंस हैं, कौन कौन से एरिया हैं। अभी आप देखेंगे हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ तो उसमें क्या पूछा, उसमें उन्होंने वो क्षेत्र पूछ लिए, है ना, और वो एरिया जिला नहीं पूछा, उन्होंने जो आपका माइनिंग एरियाज हैं उनके नाम पूछ लिए और पूछ लिया इसका संबंध किससे है। वैसे ही ध्यान रखना कि भाई ये आपका भाई सोलर प्लांट बहुत बड़े क्षेत्र में आपके बनाए गए होंगे क्योंकि सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा लगे होंगे। तो भाई ध्यान रखिएगा बरसेता हिल हो गई, बदवार हिल हो गई, ये सब पहाड़ियां हैं, ठीक, बरसेता हिल, बदवार हिल, रामनगर हिल और इटार हिल में ध्यान रखिएगा आपके सोलर पैनल लगाए गए, ठीक। तो कभी अगर ये नाम आए और पूछ ले इनका संबंध किससे है तो भाई ध्यान रखना इनका संबंध आपका रीवा अल्ट्रा जो है वो पावर प्लांट है या सौर ऊर्जा से इनका संबंध है, ध्यान रखना, ठीक। चलिए, हाँ 3 है ना, हाँ ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हाँ ये भी आप लिख सकते हो, वैसे कभी पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लिख लेना कि भाई 750 मेगावाट है, मतलब 250 के कितने हो गए आपके, 3 हो गए, है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो दूसरा ध्यान रखना मंदसौर। मंदसौर में भाई आपका एक गांव है, कौन सा, सुवासरा गांव है। और सुवासरा गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का दूसरा क्या है भाई आपका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। पहला कौन सा है, रीवा, दूसरा ध्यान रखना मंदसौर का सुवासरा है। क्षमता कितनी है भाई, 250 मेगावाट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना मंदसौर के बाद नीमच। नीमच में एक सौर परियोजना चलती है जिसका नाम है वेल्सपन सौर परियोजना, ठीक। तो ध्यान रखना वेल्सपन सौर परियोजना जो है ये कहां पर है तो भाई ध्यान रखना भगवानपुरा नामक स्थान है, कहां पर भाई आपका नीमच में, वहां पर ये संचालित होती है। 2014 में प्रारंभ हुई थी। क्षमता ध्यान रखना 151 मेगावाट है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट और आपके ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें तो भाई आपका जो मध्य प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा पार्क था वो कहाँ खोला गया था तो भाई ध्यान रखना वो खोला गया था आपका राजगढ़ जिले में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ खोला गया था, आपका राजगढ़ में खोला गया था। दूसरा ध्यान रखना कि भाई आपका जो इंदौर है, इंदौर में एक गांव है जिसका नाम क्या है भाई आपका कस्तूरबा गांव, और भाई ये आपका पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव है। तो पहला सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा हो गया भाई आपका जो है वो कस्तूरबा गांव हो गया। तो सौर ऊर्जा या सोलर पावर बेस्ड आपका जो विलेज है वो कौन सा हो जाएगा, आपका कस्तूरबा गांव हो जाएगा। अब कुछ गांव ध्यान रखना, जैसे ये कस्तूरबा गांव हो गया, एक आएगा बैतूल का बांचा गांव, ठीक। ये आपका सौर रसोई वाला देश का पहला गांव है जहां पर सौर रसोई मतलब सोलर, अगर हम बात करें तो आपके किचन से, यहाँ पर क्या है कि भाई ये सौर ऊर्जा या सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है, आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपकी सोलर एनर्जी से प्राप्त होती है। यहाँ पर आपका ध्यान रखना बांचा गांव जो है यहाँ पर सौर रसोई या सोलर किचन वाला आपका देश का पहला गांव हो जाएगा। और बांचा कहाँ पर होगा भाई आपका बैतूल में होगा, ध्यान रखना। ऐसे ही भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में आपका सांची डेयरी है, और यहाँ पर भाई ध्यान रखना पानी गर्म करने के लिए सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया गया है, मध्य प्रदेश के सांची डेयरी में लगाया गया है। तो भाई आपका लार्जेस्ट सोलर वाटर हीटिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर है, सांची डेयरी में स्थित है, ठीक। चलिए ऐसे ही शिवपुरी की अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश का पहला टेलीकॉम एक्सचेंज जो आपका सोलर एनर्जी पर बेस्ड है। टेलीकॉम एक्सचेंज मतलब जहां से आपकी कॉल्स या डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, तो पहला टेलीकॉम एक्सचेंज
एक्सचेंज ध्यान रखना भाई कहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप शिवपुरी में हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी पता अभी आप हाल ही में करंट में पढ़ रहे हैं कि सांची को जो है वो क्या किया गया है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में क्या किया गया है, आपका घोषित किया गया है। ठीक, तो ये आपका ध्यान रखना। इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन, चेतन सिंह सोलंकी का नाम जब भी आए ध्यान रखिएगा, इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या सोलर गांधी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया या सोलर गांधी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के क्या है भाई, आपके ये ब्रांड एम्बेसडर है, इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात आए विनोदा भावे पुरस्कार की, तो भाई ध्यान रखिएगा विनोदा भावे पुरस्कार मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा सोलर एनर्जी या सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक फैक्ट और रह गया, ध्यान रखना, खंडवा जो है, खंडवा में ओमकारेश्वर है और वहां पर पहला तैरता हुआ क्या लगाया जा रहा है भाई, आपका सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता कितनी है भाई, आपकी 600 मेगावाट है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, फिर कुछ प्रस्तावित आपके सोलर प्लांट्स हैं, जैसे आगर मालवा में 550 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। शाजापुर की अगर हम बात करें तो 450 मेगावाट का प्लांट लगाना है, और नीमच में अगर हम बात करें तो भाई आपका 500 मेगावाट का क्या है, ये बजट में आपका उल्लेख है ना, तो ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर रोड मैप में भी आपका इसका उल्लेख किया गया है, तो आगर मालवा में 550 मेगावाट, शाजापुर में आपका जो है 450 मेगावाट, और नीमच में ध्यान रखिएगा 500 मेगावाट का जो है वो आपका पावर प्लांट लगाया जाना। ठीक, अब 2 मिनट में विंड एनर्जी और देख लो, क्योंकि अब छोटा छोटा टॉपिक है आपके। चलिए विंड एनर्जी की बात करें तो यहां पर हमको इतना ही ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो जब हम कुल ऊर्जा क्षमता की बात करें पवन ऊर्जा की, तो भाई ये तो पता है ना पवन ऊर्जा किसको कहते हैं, ये तो बताना नहीं है मेरे को। चलिए, टोटल 11 गीगावाट की क्या है, पोटेंशियल है। ठीक, ध्यान रखना, टोटल 11 गीगावाट की क्या है भाई, आपकी पोटेंशियल है, जिसमें से अभी उत्पादन कितना हो रहा है भाई, आपका 2844 मेगावाट उत्पादन आपका जो है विंड एनर्जी के द्वारा हो रहा है। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की कुल पवन क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, आपका जो है 11 गीगावाट हो जाएगा, या इसको 11,000 मेगावाट कह सकते हैं। और भाई अभी कितना उत्पादन किया जा रहा है, आपका 2844 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। सर्वाधिक पवन चक्कियां किस जिले में है, तो भाई ध्यान रखना देवास में। देवास में आपका एक स्थान है जिसका नाम क्या है भाई, आपका जाम गोदरानी, और जाम गोदरानी ध्यान रखिएगा ये आपका इसका संबंध पवन चक्कियों से है। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी भाई, सर्वाधिक पवन चक्कियां जो है वो आपका देखने को मिलेंगी। इसके बाद एक मामट खेड़ा ध्यान रखना। ठीक, मामट खेड़ा नामक स्थान कहाँ पर हो जाएगा भाई, आपका जो है रतलाम में हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको अब बहुत सारी पवन चक्कियां देखने को मिलेंगी। तो इन दोनों का स्थान जो है ध्यान रखिएगा पवन ऊर्जा से संबंधित है। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना कि भाई सबसे ज़्यादा आपकी जो है पवन चक्कियां देवास में मिलेंगी। और भाई पवन ऊर्जा के लिए जो उत्पादन हमको चाहिए या जो वायु गति चाहिए वो चाहिए आपका कितना भाई, 25 मीटर प्रति सेकंड से जो है वो आपका 25 मीटर प्रति सेकंड की हमको क्या चाहिए, हवा की स्पीड चाहिए। भाई हवा चलेगी तभी ना क्या हो पाएगा, आपका विंड एनर्जी बन पाएंगी। और लगभग मध्य प्रदेश की जो है वो लगभग 9.2 कुछ आपका जो है 9.2 से लेकर 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है भाई, आपका जो है यहाँ पर एक एवरेज गति जो है वो हवा की है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा 1995 में देवास जिले में ही क्या किया गया था, आपका जामगोदरानी में पवन चक्की जो है वो क्या की गई थी भाई, आपकी स्थापित की गई थी, इसको ध्यान रखना। और जामगोदरानी में ही क्या है भाई, आपका सबसे ज़्यादा जो है वो पवन चक्कियाँ आपकी स्थापित हैं। इस पॉइंट को आप जो है ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ पवन ऊर्जा क्षेत्र ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जामगोदरानी हो गया, कहाँ पर भाई, देवास में सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद नागदा कहाँ का हो जाएगा भाई, आपका उज्जैन में हो जाएगा। इसके बाद मामट खेड़ा ध्यान रखना, ये भी आपके सबसे बड़े संयंत्र के रूप में अब डेवलप हो रहा है। और उसके बाद कुकरू ध्यान रखिएगा कहाँ पर है भाई, आपका
बैतूल में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ आपके पवन ऊर्जा के क्षेत्र हो जाएंगे। अंतिम और देख लीजिए अंतिम स्लाइड, जिसमें आपका क्या है भाई, बायोमास ऊर्जा है। ठीक, चलिए बायोमास ऊर्जा की अगर हम बात करें तो जो आपका बायो वेस्ट से बनाई जाती हो या आपका बायो अपशिष्ट से जो आपकी एनर्जी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं भाई, आपका बायोमास एनर्जी कहते हैं। इसको ध्यान रखना। ठीक, तो भाई ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो भारत का बायोमास गांव है वो कौन सा है भाई, आपका कसई गांव है। कहां पर भाई, आपका बैतूल में। ठीक, तो ध्यान रखना, बैतूल का बांचा गांव जो है वो संबंध किससे हो जाएगा, सौर ऊर्जा से, सौर रसोई से। और भाई बैतूल के कसई गांव का काम किससे हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, बायो ऊर्जा से हो जाएगा, है ना। तो कसाई का काम क्या होता है, जीवों को काटना, और जीव को काट रहे मतलब बायो है, वो बायो का पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो भाई आपका जो है कसई गांव कहाँ हो जाएगा, आपका बैतूल में। इसके बाद जादू खेड़ा है आपका कहाँ पर, धार में। यहाँ पर क्या होता है, धान। ठीक, ध्यान रखिएगा, राइस जो हस्क होती है या आपका जो धान का जो कचरा होता है, भाई धान से चावल निकाला, जो आपका भूसा बचा हुआ है उससे क्या बनाया जाता है भाई, आपकी ऊर्जा बनाई जाती है। तो जादू खेड़ा में धान की जो आपकी भूसी होती है उससे क्या किया जाता है भाई, आपका ऊर्जा बनाई जाती है। ग्वालियर और खंडवा में ध्यान रखना भाई, गन्ने की जो खोई होती है भाई, यहाँ पर आपका शक्कर वगैरह बनी, उसके बाद जो आपका भाई गन्ने का जो वेस्ट बचा है उससे क्या बनाया जाता है भाई, आपका बायोफ्यूल वगैरह बनाया जाता है। उससे आपका एनर्जी वगैरह जो है वहाँ पर बनाई जाती है। कहाँ पर भाई, खंडवा में और ग्वालियर में। और खंडवा में कौन सा भाई, कटवा गांव जो है वो आप ध्यान रखना। इसके बाद मुरैना में सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, मुरैना भिंड में, तो यहाँ पर सरसों के डंठल से क्या बनाई जाती है भाई, आपकी बायोमास ऊर्जा जो है वो बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बांसगढ़ी ध्यान रखना, कहाँ पर है भाई, आपका मंडला में। और बांसगढ़ी में जो है वो आपका जेट्रोफा, जिसको आपका एक बायोफ्यूल के लिए जो है यूज़ किया जाने वाला एक पौधा है, जिससे बायोफ्यूल प्राप्त किया जाता है। और इससे जो है वो आपका बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगा है, तो बांसगढ़ी आपका मंडला में लगा हुआ है। ठीक, ये दोनों करंट अफेयर की चीज़ें ध्यान रखिएगा। भाई आपका एक प्लांट है जहाँ पर सीएनजी बनाई जाती है, जो आपका इंदौर में लगा है, जिसको कहा जाता है आपका बायोमेथनाइजेशन प्लांट। और ये कहाँ पर है भाई, आपका इंदौर के देवगुराड़िया में लगा हुआ है, ध्यान रखना। और एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है, जहाँ पर भाई प्रतिदिन आपका 18,000 बायो सीएनजी का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बायोमेथनाइजेशन प्लांट आपका लगा है इंदौर में, जहाँ पर भाई अगर हम बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा बायो सीएनजी का उत्पादन होता है। इसके बाद खंडवा में ध्यान रखना, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक, यहाँ पर आपका मेथनाइजेशन प्लांट है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन संयंत्र है। और किस पर आधारित है भाई, आपका बायोमास, जहाँ पर वेस्ट से क्या पैदा आपकी बनाई जाएगी, हाइड्रोजन बनाई जाएगी। तो ये कहाँ पर है भाई, ध्यान रखना, आपका खंडवा में है। और भाई इसको वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम से, या अगर हम बात करें उनके द्वारा ज्वाइंट रूप से आपका चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, वाटमो एनर्जी और बीजल एनर्जी का संबंध किससे हो जाएगा भाई, आपका खंडवा से हो जाएगा। सेकी का संबंध और जो आपका MPEDCL जो है उसका संबंध हो जाएगा आपका रीवा से। ठीक, तो ये पूरा डेटा आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट, लगभग पूरे प्रश्न बनने की संभावना यहीं से होगी। तो मिलते हैं फिर आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।